Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Evening everyone. Evening. चलिए. So, I hope I'm perfectly audible and visible. So let's start our session. तो जैसा मैंने आप लोगों से last time कहा था in the monthly roundup, that sooner than later we'll be starting with our weekly roundups of current legal knowledge as well. And from today we are starting that particular thing. तो अब हम हर हफ्ते वीक में एक दिन we'll be meeting and discussing the most important legal updates of the past 1 week. Now, this particular session या हमारे ये जो weekly roundups के session होंगे ना, they will help you out to identify that what kind of topics is not to be missed from your newspaper. क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से अब सब लोग डेली बेसिस पे रीड करना स्टार्ट कर चुके होंगे. नहीं भी किया होगा तो बाय द टाइम यू विल बी फ्री फ्रॉम योर स्कूल एग्जामिनेशन यू विल बी स्टार्ट डूइंग दैट. तो कौन कौन सी चीजें रेगुलर बेसिस पे आपको टैब रखनी है whenever you are referring to the particular newspaper, be it the Hindu or the Indian Express, this is something which you will learn through these sessions. And along with that, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर होते हुए चलेंगे. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. एंड आज के सेशन की अगर हम बात करें, सो इन द लास्ट वीक वी हैड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे करंट लीगल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है. एंड दीज 2 टॉपिक्स आर, नंबर 1, one of the petition is pending in the Supreme Court of India, wherein the Supreme Court will be determining if the Indian law can halt foreign divorce proceedings to protect a citizen's right. तो कुल मिला के जो हमारा पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक का पर्सपेक्टिव है ये समझना कि क्या इंडियन लॉस को यूटिलाइज करते हुए आप फॉरेन के किसी कोर्ट में, ठीक है, लेट्स से इफ देयर इज अ कोर्ट इन एनी पर्टिकुलर कंट्री व्हिच इज कंटिन्यूइंग द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, क्या आप उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगवा सकते हो by using Indian judicial system. This is the first topic which we'll be discussing from the last week. And second important topic is a constitutional challenge against the Sahyog censorship portal and the expansion of executives blocking power. सहयोग पोर्टल एक ऐसी चीज है जो पिछले साल भर से कंट्रोवर्सी में चल रही है. पहले एक्स ने उसको कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया. कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने उस पर्टिकुलर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया. बट नाउ कुणाल कामरा, नाम मेरे ख्याल से आप लोगों ने उनका सुना होगा, वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑफ दिस कंट्री, कुणाल कामरा ने सहयोग पोर्टल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है इन बॉम्बे हाई कोर्ट. तो हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी का इशू है क्या, कुणाल कामरा कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सहयोग पोर्टल का पर्पस क्या था, आईटी एक्ट क्या बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर लास्ट वीक. So the first topic which we have is related to divorce proceedings. Now, see what happened actually in this particular case. ठीक है, टॉपिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो आज हम 2 डिस्कस करने वाले हैं. Now let's move to the first topics, context. So the context of the first topic is that few years ago, ठीक है, एक इंडियन कपल ने, wherein the husband and the wife both were Indian citizens and they married under the Christian Marriage Act. ठीक है, there was a couple who were actually Christian by religion, तो उन्होंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर अपनी मैरिज को सॉलेमनाइज किया. सब्सिक्वेंटली क्या होता है, द हस्बैंड इन दिस पर्टिकुलर मैरिज files for a divorce proceeding in USA. ठीक है, हस्बैंड ने सब्सिक्वेंटली क्या किया कि हस्बैंड ने जाकर यूएसए में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को फाइल किया. अब जब डिवोर्स प्रोसीडिंग्स यूएसए में फाइल हुई ना, तो वाइफ का यहां पर कहना यह था that because the marriage was solemnized under the Christian personal law, ठीक है, because the marriage was solemnized under the Christian personal law, therefore any divorce proceeding can be considered as valid only if it is conducted under the Indian Divorce Act. अब भाई ये भी हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो
कि सर पर्सनल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने मैरिज रिलेटेड 2 ही लॉज का नाम सुना है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और शरीयत हो गया। देखो अलग अलग कम्युनिटीज के ना अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। जैसे हिंदूज के केस में आप हिंदू मैरिज एक्ट को यूटिलाइज करते हो फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, है ना। मुस्लिम्स के केस में आप शरीयत को अप्लाई करते हो। ऐसे ही जो क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी होती है, इनके लिए इनके स्पेसिफिक पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के केस में द मैरिज अंडर द क्रिश्चियन पर्सनल लॉ इज कंडक्टेड अंडर और इज solemnized under the Christian Marriage Act, and divorces within the Christian community and the Parsi community are conducted under the Indian Divorce Act. ये दोनों लॉ ब्रिटिश एरा के टाइम के बने हुए हैं। तो वाइफ का कहना यहाँ पे ये था कि भाई हस्बैंड ने जो डिवोर्स प्रोसीडिंग यूएसए में कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज नॉट वैलिड, एंड इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है टू गिव अ स्टे ओवर divorce proceedings in USA, कि यूएसए में जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनके ऊपर स्टे लेने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है। पॉइंट ये है कि डिवोर्स के केस में या पर्सनल मैटर्स के केस में आप फॉरेन कोर्ट की डिक्री को क्या इन्फोर्स कर सकते हो, या कोई फॉरेन कोर्ट इंडिया के पर्सनल लॉज के अंडर जो सोलेमनाइज्ड मैरिज है क्या वो उसको डिसॉल्व करा सकता है। तो ये टॉपिक ना लास्ट ईयर भी आपके करंट लीगल अफेयर्स का पार्ट था, करंट लीगल नॉलेज का पार्ट था, जहां पर अगर मैं सही में बताऊं तो फॉरेन डिक्री, ठीक है, अ फॉरेन डिक्री कैन बी एनफोर्स्ड इन आवर कंट्री और कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिसॉल्व अ मैरिज solemnized under the Indian personal laws, provided the court must have the jurisdiction to entertain the matter and there was no fraud conducted on the part of the parties. क्योंकि अगर कोर्ट के पास jurisdiction नहीं था, and jurisdiction है या नहीं आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, so both the parties to the marriage should submit to the jurisdiction of the court. तो जैसे ए और बी एक कपल है, उन्होंने इंडिया के पर्सनल लॉज के अंडर शादी को सोलेमनाइज किया, सब्सिक्वेंटली दोनों में से अब एक पार्टी किसी फॉरेन कोर्ट में जाकर डिवोर्स की डिक्री क्लेम करना चाहती है, तो वो डिवोर्स की डिक्री सिर्फ तब वैलिड मानी जाती है जब दोनों पार्टीज ने वहां पर फॉरेन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सबमिट किया हो। एंड अगर दोनों ने सबमिट नहीं किया है तो वहां पर फिर एक ऑप्शन और होता है जहां पर कोर्ट स्टे लगा सकता है ऑन द फॉरेन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। फॉरेन प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोर्ट स्टे तो लगा सकता है, बट आप टेक्निकली एक चीज सोचो, ठीक है, आप टेक्निकली एक चीज सोचने की कोशिश करो। जैसे मानो इंडिया की किसी कोर्ट ने फॉरेन कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनके ऊपर स्टे लगा दिया, बट इज फॉरेन कोर्ट बाउंड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द इंडियन कोर्ट? टेल मी वन थिंग, is the court in United States of America or are the courts in United States of America bound by the decree which is given by the Indian court for that matter? Answer would be no, right? Common sense के बेसिस पे आप कह सकते हो कि जरूरी नहीं है वहां का कोर्ट बात माने, एंड जरूरी नहीं है दूसरी पार्टी भी बात माने कि भाई स्टे लग गया तो वो वहां पर प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू ना करे। बट अगर फिर भी प्रोसीडिंग्स वहां पर कंटिन्यू होती हैं तो उस केस में जो इसके बाद एक रेमेडी अग्रीव्ड पार्टी के पास बचती है, वो रेमेडी ये होती है दैट द अग्रीव्ड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट टू स्टॉप द execution of the foreign decree given by the court। कि भाई अगर आपने स्टे भी लगाया, ठीक है, आपने स्टे लगा दिया मान लो प्रोसीडिंग्स पे, जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी ये चीज मान जाए, एंड उसके बाद भी अगर उसने वहां पर प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कराया है तो अगली जो रेमेडी यहां पर कोर्ट्स यूटिलाइज करते हैं वो रेमेडी होती है अबाउट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरेन डिग्री इन आवर कोर्ट। क्योंकि आप बाहर की किसी कोर्ट से अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पास करवा के लाते हो, आपको इंडिया में आकर उसको इंडियन लॉज के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, तो आपके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया जाता है, एंड दैट इज द ओनली रेमेडी व्हिच इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द समरी और द जिस्ट ऑफ द एंटायर फर्स्ट इशू इज। सो प्राइमरली द क्वेश्चन इज कि सिनेरियो यहां पर है क्या, द मैरिज वाज solemnized in India under the Christian rites in the year 2009 and wife is domiciled in India only, ठीक है।
वाइफ कहां पर रहती है? तो शी इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया ओनली. Now, subsequently, what happened was husband moved to the United States of America and files for divorce in Rhode Island without wife's consent. वाइफ का कंसेंट लिए बिना हस्बैंड ने वहां पर रोड आइलैंड के कोर्ट्स को अप्रोच करा टू गेट द मैरिज डिसॉल्व्ड. नाउ द वाइफ इज आर्ग्यूइंग दैट शी इज रेमेडीलेस बिफोर अ फॉरेन कोर्ट लैकिंग जुरिसडिक्शन अंडर द इंडियन लॉ. कि इंडियन डिवोर्स एक्ट के हिसाब से ही आपको डिवोर्स की डिग्री पास करनी चाहिए थी. तो यहां पर उसका कहना है कि नाउ शी इज रेमेडीलेस एंड दिस इज अ ग्रेव इशू of transnational matrimonial abuse, forum shopping and extortion committed against the wife. ये सारी प्लीज वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी. यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक समझ में आया गाइस? क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं. नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस को यहां पर किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है? सो द लीगल प्रेसिडेंट or the landmark case which you have in this particular situation is Y. Narasimha Rao versus Y. Venkatalakshmi. This is a case of 1991 and Supreme Court का यहाँ पर judgment है and the Supreme Court established that matrimonial disputes must be adjudicated by the courts of competent jurisdiction in accordance with the parties' personal laws and domicile. कि जब matrimonial courts के आप jurisdiction की बात करोगे कि कैसे वो solve करेंगे, so the courts can have the jurisdiction but they should dissolve the marriage in accordance with the parties' personal laws and domicile. और यहां पर current petitioner का argument ये है that there is an attempt to secure a divorce abroad, which is a strategic move to defeat the Indian law, especially the Indian Divorce Act of 1869. तो petitioner का कहना ये है कि उन्होंने रोड आइलैंड के कोर्ट्स को इसलिए अप्रोच करा ताकि वो इंडियन लॉस को किसी तरीके से सबड्यू कर सके. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी कोर्ट एक फॉरेन कोर्ट में चल रहे मैटर को, एडजुडिकेशन को क्या रोक सकता है? तो देयर इज अ पर्टिकुलर रेमेडी विच इज नोन एज एंटी सूट इंजंक्शंस. ठीक है. इंजंक्शन समझते हो सब लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई. तो चैट बॉक्स इज प्रीटी मच साइलेंट टुडे. इंजंक्शन समझते हो सब लोग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंजंक्शन इज? So what is an injunction? Injunction is basically a kind of a stay order or a prohibitory order. ठीक है. जहां पर कोर्ट प्राइमरली आपको रोकता है कुछ काम करने से एंड सूट्स की प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, ठीक है, या सूट्स के अगेंस्ट जो स्टे ऑर्डर लगाया जा सकता है उसको हम एंटी सूट इंजंक्शन कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली एन ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग अ पार्टी amenable to the Indian jurisdiction from initiating or continuing proceedings in a foreign court. तो जब भी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल, क्योंकि देखो दोनों हस्बैंड और वाइफ ने शादी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर की थी इंडिया में, सो टेक्निकली स्पीकिंग बोथ द पार्टीज आर अमेनेबल टू इंडियन जुरिसडिक्शन. तो ऐसे केस में जब भी कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन और रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन हु इज अमेनेबल. अमेनेबल का मतलब क्या है? हु कैन बी सब्जेक्टेड टू द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट. तो ऐसे पर्सन को फ्रॉम इनिशिएटिंग और कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स इन अ फॉरेन कोर्ट, उससे रोकने के लिए जो ऑर्डर पास होता है उसको हम एंटी सूट इंजंक्शन कहते हैं. ठीक है. नाउ द प्रेसिडेंट व्हिच इज ओवर हियर इज मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट, wherein the court stated that anti-suit injunction is a discretionary remedy and must balance the ends of justice against the principle of comity, that is mutual respect between judicial system. क्योंकि देखो एंटी सूट इंजंक्शन पास करने से पहले कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई आप किसी फॉरेन कंट्री, जो खुद में भी एक सॉवरेन होगी, है ना, आप किसी फॉरेन कंट्री के कोर्ट के अगेंस्ट आप एक ऑर्डर पास करने की कोशिश कर रहे हो, कोर्ट को रोकना चाह रहे हो, तो यहां पर ये डिस्क्रिशनरी रेमेडीज देते वक्त कोर्ट विल बेसिकली ट्राई टू बैलेंस आउट द एंड्स ऑफ जस्टिस एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी, कि वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बिटवीन द जुडिशियल सिस्टम्स वो भी मेंटेन रहनी चाहिए. ठीक है. यहां तक क्लियर? अब कोर्ट एंटी सूट इंजंक्शंस कब कब पास कर सकते हैं? ठीक है. कोर्ट एंटी सूट इंजंक्शंस कब कब पास कर सकते हैं? सो द कोर्ट विल बेसिकली लुक इनटू दीस थ्री एसेंशियल्स, and if these three essentials are fulfilling over there, then the court, by application of its own judicial mind, can pass an anti-suit injunction in favor of one of the person. Now, what are these essentials? The first one is amenability, which means that the defendant must be personally amenable to the jurisdiction of the Indian court. Second is the ends of justice, that is refusing the injunction would defeat the ends of justice. कि कोर्ट को लगता है कि अगर इंजंक्शन पास नहीं किया हमने तो फिर अग्रीव्ड पर्सन को ज्यादा डैमेज हो जाएगा,
उस सिचुएशन में द कोर्ट कैन पास द एंटी सूट इंजंक्शन. एंड द थर्ड वन इज द ऑपरेशन दैट द फॉरेन प्रोसीडिंग्स आर फाउंड टू बी ऑपरेसिव और वेक्सेशियस. ठीक है. अब पॉइंट सिर्फ इतना है कि द इंटरनेशनल कमिटी does not prevent intervention when a foreign suit stripes a spouse of their rights under the Indian personal law. ठीक है. कि one of the essential which is required over there is maintaining the principle of comity as well. तो कोर्ट्स ने ये भी चीज क्लियर करी है. ठीक है. कोर्ट्स ने ये भी चीज क्लियर करी है कि भाई कॉमिटी का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन के अगर राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो भी आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे. नहीं. प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कॉमिटी, ठीक है, उसको आप सबसाइड कर सकते हो, उसको आप साइड में कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल होने की वजह से इस पर्सन के राइट्स वहां पर वायलेट होंगे. एंड फिर अगर कोर्ट को दिखता है दैट डिफेंडेंट इज एक्चुअली अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट, एंड्स ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है एंड ऑपरेशन हो रहा है पर्सन के अगेंस्ट, देन द कोर्ट कैन पास एन एंटी सूट इंजंक्शन इन फेवर ऑफ द पर्सन. आर वी क्लियर? क्लियर? यहां तक आया गाइस? चलो अब आगे देखते हैं. पॉइंट ये है कि एक और सवाल सारे केसेस में आगे चल के ये भी उठ जाता है कि भाई क्या कोई फॉरेन कोर्ट ने मान लो एंटी सूट इंजंक्शन पास होने के बाद भी जजमेंट दे दिया तो क्या वो जजमेंट कंक्लूसिव होगा? ठीक है. कि लेट्स से इफ अ फॉरेन कोर्ट इज और अ फॉरेन जजमेंट इज पास्ड बाय अ कोर्ट, विल दैट जजमेंट बी कंसिडर्ड कंक्लूसिव फॉर द पर्पसेस ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज? तो वहां पर जो सेक्शन रेलेवेंट है ना आपका, दैट इज सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है. सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी टॉक्स अबाउट व्हेन इज अ फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव. किन सिचुएशन में आप कह सकते हो कि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन, ठीक है, लेट्स से इफ द फॉरेन जजमेंट इज पास्ड विदाउट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, वायलेट्स द इंडियन लॉ, और द जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. ठीक है. विदाउट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि लेट्स से इफ द वन ऑफ द parties did not submit to the jurisdiction of that particular court, वहां पर फिर आप उस फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानोगे. सेकेंडली, इफ द जजमेंट वायलेट्स इंडियन लॉ. अच्छा, टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी ग्राउंड टर्म्ड एज irretrievable breakdown ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड की तरह आपको मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं है. अब मान लो उस फॉरेन कोर्ट ने इस ग्राउंड पे आपकी मैरिज डिसॉल्व कर दी, सो दैट जजमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ द इंडियन लॉ. ठीक है. एंड इफ द जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इन सारी सिचुएशंस के केस में आप फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को कंक्लूसिव इन नेचर नहीं मान सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप काम कर सकते हो. ठीक है. बट जनरल रूल ये भी है दैट अंडर सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी द कोर्ट प्रिज्यूम्स ज्यूरिसडिक्शन अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. ठीक है. मान लो किसी फॉरेन कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है तो कोर्ट मान लेगा कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. तो मुझे एज एन अग्रीव्ड पार्टी हमारे इंडियन कोर्ट्स को बताना पड़ेगा कि मैंने उस ज्यूरिसडिक्शन को कभी सबमिट किया ही नहीं था. I never submitted to the jurisdiction of that particular court. तो कॉन्ट्रेरी अगर प्रूव हो गया तो कोर्ट मान लेगा कि फॉरेन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था इस पर्टिकुलर मैटर पे जजमेंट देने के लिए. ठीक है. आर वी क्लियर? तो जनरल सिचुएशन इन दीज पर्टिकुलर केसेस इज कि भाई पहली चीज आपके पास एंटी सूट इंजंक्शन पास कराने की कोशिश आप कर सकते हो, और एंटी सूट इंजंक्शन पास नहीं अगर आप करवा पाए तो क्या वो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट कंक्लूसिव माना जाएगा? तो अगर वो कोर्ट को लगता है इट इज अगेंस्ट द जुरिसडिक्शन और इट वायलेट्स इंडियन लॉ, ठीक है, और द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, वहां पर कोर्ट फिर आपके उस फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को फाइनल नहीं मानेगा. बट एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लेट्स से इफ द एंटी सूट इंजंक्शन वाज पास्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, कि ए वर्सेस बी का मैटर था और ए वर्सेस बी में बी ने मान लो यूएसए में केस फाइल कर रखा था और ए ने जब कोर्ट को अप्रोच करा तो कोर्ट ने एंटी सूट इंजंक्शन बी के अगेंस्ट पास कर दिया. बट बी ने अगर एंटी सूट इंजंक्शन तब भी नहीं माना, फिर क्या रेमेडी होगी? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? है ना. क्वेश्चन क्या है कि अगर एंटी सूट इंजंक्शन पास हो गया और उसके बाद भी डिफेंडेंट ने एंटी सूट इंजंक्शन को फॉलो नहीं किया, देन व्हाट्स द रेमेडी? तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है हमारे पास, दैट इज द विवेक राय गुप्ता केस. ठीक है.
यहां पे क्या था, दैट वाइफ ऑब्टेन्ड एन ओहायो डिवोर्स डिक्री डिस्पाइट एन इंटरिम सुप्रीम कोर्ट आस्किंग हर टू स्टॉप. ओहायो इज अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो वाइफ ने ओहायो के कोर्ट से, ठीक है, वाइफ ने ओहायो के कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री पास करा ली, बल्कि कोर्ट ने एक एंटी सूट इंजंक्शन पास करके रखा हुआ था वाइफ के अगेंस्ट. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो वहां पर जो रूलिंग कोर्ट ने दी, द कोर्ट स्टेटेड दैट द वायलेशन वाज टर्म्ड एज contumacious. Contumacious basically means something or someone who is stubbornly against or contrary to the orders of the court. ठीक है, any person who is stubbornly against the order of the court, उसको contumacious कह सकते हो आप. So the court stated that the violation was termed as contumacious and the Supreme Court restrained all Indian courts from implementing the foreign decree. तो अगर आपने एंटी सूट इंजंक्शन पास कराया है, उसके बाद भी पर्सन ने वहां से फॉरेन कोर्ट से डिवोर्स डिक्री पास करा ली, वहां पर फिर आप विवेक राय गुप्ता के केस को फॉलो करते हुए ये चीज इंश्योर कर सकते हो दैट द डिक्री विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय ऑल द कोर्ट्स इन आवर कंट्री. आर वी क्लियर यहां तक? ठीक है, क्लियर है गाइस? पहला टॉपिक समझ में आया, दैट कैन एन इंडियन कोर्ट स्टॉप अ फॉरेन कोर्ट फ्रॉम डिसॉल्विंग एन इंडियन मैरिज? तो वहां पर कुल मिला के 3 ऑप्शन है आपके पास. एक, आप एंटी सूट इंजंक्शन पास करवा सकते हो. दूसरा, अगर एंटी सूट इंजंक्शन पास आप नहीं करवा पाए हो तो फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को कंक्लूसिव माना जाएगा या नहीं जाएगा, उस रेमेडी को आप यूटिलाइज कर सकते हो अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी. एंड वो भी अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास और आपने एंटी सूट इंजंक्शन पास करवाया था, फिर आप विवेक राय गुप्ता के जजमेंट को यूटिलाइज करके उस डिक्री के एनफोर्समेंट के ऊपर स्टे ले सकते हो फ्रॉम ऑल द कोर्ट्स. ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर विद द फर्स्ट टॉपिक? चलो, so let's move to the second topic now, and the second topic which we have is the recent constitutional validity questioned in the High Court of Bombay with respect to the Sahyog Portal. ठीक है? नहीं बेटा संगीता, you just have to remember the concept of the judgment which was given over there. You don't have to remember the name of the case, you just have to remember the concept of that particular judgment. ठीक है? Now, Sahyog Portal, not a new controversy, I suppose. किस किस को सहयोग पोर्टल के बारे में पता है भाई? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द सहयोग पोर्टल? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द सहयोग पोर्टल? तो देखो, सहयोग पोर्टल इज बेसिकली something which is related to your IT Act of the year 2000. ठीक है, IT Act 2000 क्या करता है? IT Act बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है फॉर कंटेंट टेक डाउन. ठीक है, now this particular issue is also related to your safe harbor protection. Safe harbor protection. Now tell me one thing. ठीक है, tell me one thing. भाई आज की डेट में मैं अगर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूं, ठीक है, which is threatening the unity of the country और which is threatening the issue of public order in our country, क्या वो सोशल मीडिया ऐप रिस्पॉन्सिबल है उस कंटेंट के लिए? क्या सोशल मीडिया ऐप ने उस कंटेंट को जनरेट किया? नहीं ना. The content was generated by the individual. These social media companies are just acting as a platform for us to communicate ourselves or us to express ourselves. And इस वजह से इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज को ना एक प्रोटेक्शन मिलता है आईटी एक्ट के अंदर, जिसको हम सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं. That these social media intermediaries will not be responsible for, ठीक है, will not be responsible for a third party generated content. मैंने अगर कंटेंट जनरेट किया है, स्नैपचैट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. मैंने अगर कंटेंट पोस्ट किया है, इंस्टाग्राम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी. ठीक है, बट इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी इंपोज किया जाता है, जिस ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस. ठीक है, इन सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंपोज किया जाता है जिसको ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है. दैट दीज कंपनीज विल गेट द प्रोटेक्शन ऑफ सेफ हार्बर as long as they are following due diligence.
ड्यू डिलिजेंस मतलब that is, let's say if there is an order given by the court for content takedown, ठीक है, order of the court for content takedown, or if the government asks the particular company to take down the content, then the company is required to follow that particular order. क्योंकि अगर कंपनी वहां पर फिर अब ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी तो उनसे उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ले लिया जाता है, वापस छीन लिया जाता है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन एंड देन दे कैन बी सब्सिक्वेंटली मेड लायबल ओवर देयर. अब इनिशियली क्या था, इन सारी चीजों को लेकर आगे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस में डिस्कशन हुआ एंड वहां पर कोर्ट्स ने कुछ गाइडलाइंस भी ले डाउन कर दी कि भाई कंटेंट टेक डाउन का जो ऑर्डर है इसको एक गवर्नमेंट की कमेटी को रिव्यू भी करना पड़ेगा कि वैलिड है या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आया. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिलकर ये एक नया पोर्टल डेवलप किया जिसको नाम दिया उन्होंने सहयोग पोर्टल. एंड अब सहयोग पोर्टल को यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट इज पासिंग द orders for content take down through सहयोग पोर्टल. ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब सहयोग पोर्टल को यूटिलाइज करके कंटेंट टेक डाउन के ऑर्डर्स को पास किया जा रहा है ना, देन इन दैट सिचुएशन दे डोंट हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द रिव्यू कमिटी which was a kind of a guideline or safeguard protected by the Supreme Court of India or provided by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक बेसिक प्रोटेक्शन दे दिया था, ठीक है, सेफगार्ड दिया था कि जो कंटेंट टेक डाउन का ऑर्डर है उसको एक रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी, उसके बाद ही कंटेंट टेक डाउन फाइनलाइज किया जाएगा. बट सहयोग पोर्टल के थ्रू ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई, तो अब रिव्यू कमेटी बैठ ही नहीं रही है. और इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर सबसे पहले एक्स ने इसको कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. ठीक है, एक्स ने इस चीज को कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया था एंड द कर्नाटका हाईकोर्ट बेसिकली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सहयोग पोर्टल. लास्ट ईयर वो पूरा का पूरा इशू डिसाइड हुआ था और उसमें बहुत सारे रीजन कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिए थे एंड वन सच रीजन व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द कर्नाटका हाईकोर्ट वाज, एक्स का कहना था कि सहयोग पोर्टल इज वायलेशन ऑफ माय आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्स ने चैलेंज किया सहयोग पोर्टल को ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा, अब आप लोग बताओ, मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आप सबने अब तक इतना पढ़ लिया होगा, क्या आर्टिकल 19(1)(a या आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम है क्या हमने वो नॉन सिटीजन्स को भी दिए हैं क्या? आंसर इज नो. द फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. The freedom to reside peacefully and settle in any part of India, the freedom to move freely throughout the territory of India, right? The freedom to form associations, unions, etc. The freedom of speech and expression for that matter. Freedom to assemble peacefully without arms. These kind of freedoms are only given to the citizens of this country. And therefore, Karnataka High Court held that X, being a foreign company or not being the citizen of India, cannot claim the violation of Article 19(1)(a. because that is not something which at the first place is given to this company. But अब कुणाल कामरा ने दोबारा इस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है इन बॉम्बे हाई कोर्ट. अब तुम्हारे मन में यह भी सवाल आ सकता है कि सर जब कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कैसे जा सकता है? भाई हाई कोर्ट्स के जजमेंट है ना, हाई कोर्ट्स के जजमेंट दोनों, मान लो एक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, इज इट बाइंडिंग ऑन द सेकंड हाई कोर्ट? नो, जजमेंट तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दोनों हाई कोर्ट में बाइंडिंग होगा. तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस इशू कैन बी रेज्ड इन द सब्सिक्वेंट और अनदर हाई कोर्ट एज वेल. ठीक है, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर केस. सो व्हाट हैपेंड इज दैट कॉमेडियन कुणाल कामरा एंड एडवोकेट हरीश दख्तियानी versus Union of India is the name of the case, wherein the case has been filed in the Bombay High Court. The target of this particular case is the Sahyog Portal, a platform developed by METI and MHA. ठीक है, METI is Ministry of Electronics and Information Technology, MHA is Ministry of Home Affairs. इन्होंने मिलकर इस particular portal को बनाया है. Now, the accusation which is leveled against this particular Sahyog Portal is that is it creates a parallel regime of censorship that unlawfully confers power to thousands of officers to issue intermediate
और इमीडिएट टेक डाउन ऑर्डर्स। ठीक है, ये चैलेंज किया गया है इस पे। अब फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है सहयोग पोर्टल के ऊपर? सो द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसमें टोटल 118 प्लस इंटरमीडियरीज को ऑनबोर्ड करके रखा जा चुका है ऑन द सहयोग पोर्टल, जिसमें एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम 19 मेजर प्लेटफॉर्म्स भी टारगेट किए गए। एंड पिछले एक साल में from October 2024, that's the generation or the establishment of this portal, till October 2025, 2300 plus blocking orders pass किए जा चुके हैं by the officers of the central government। And remember, यहां पर वो जो रिव्यू कमिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा है, यहां पर वो डायरेक्टली ऑर्डर पास करते हैं। तो इसमें किया क्या गया, दैट रूल 3(1), ठीक है, रूल 3 पार्ट 1 पार्ट डी, इसमें एक रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई थी दैट इंटरमीडियरीज मस्ट रिमूव और डिसेबल द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन 36 आवर्स ऑफ कमिंग इनटू एक्चुअल नॉलेज ऑफ द कंटेंट। कि कंटेंट अनलॉफुल है, ये नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज आने के बाद 36 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उनको उस पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना है। अब एक्चुअल नॉलेज इज समथिंग व्हिच इज डिफाइंड एज a knowledge about the content developed through a court order or a written notice from an authorized senior officer specifying the unlawful act and the URL। तो या तो कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे आपको नॉलेज हो जाए, फिर आपको उस कंटेंट को रिमूव करना है, या फिर ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द सेंटर और द स्टेट, वो अगर इंफॉर्मेशन या ऑर्डर पास करते हैं तब भी आपको उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, अगर कंटेंट नहीं रिमूव किया गया तो इट विल लीड टू revocation of the safe harbor protection which is given to the company। ठीक है, कि वो जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन है वो आपसे छीन लिया जाएगा। अब पॉइंट क्या है, इसको पैरेलल रेजिम ऑफ सेंसरशिप क्यों कहा जा रहा है? सो प्रोसीजरल जो बाईपास हो रहा है यहां पर, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट। Petitioner is saying that Section 69A of the IT Act requires specific procedures, review committees, and secrecy safeguards with respect to the content takedown order। ठीक है, ठीक, यहां पर पिटिशनर का कहना यह है कि जो सेक्शन 69A है, जिसके हिसाब से आपको कंटेंट ऑर्डर पास करने चाहिए, एक्चुअली वहां पर आपके स्पेसिफिक प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं, बट उसको फॉलो ना करते हुए द सहयोग पोर्टल अलाउज thousands of the officers to preemptively issue takedown orders without these checks and balances, and the exercise of the powers without checks and balances is something which can be questioned as being arbitrary, and that's what the petition is doing over here। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि these are the unlawfully conferred powers on the officers of the center and the state। इस ग्राउंड पे उन्होंने चैलेंज किया। अब फंडामेंटल राइट, मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट को ग्राउंड बनाया उन्होंने for challenging this particular portal? So the petitioner's argument is that this particular Sahyog portal violates Article 19(1)(g) of the Constitution, which is right to practice profession or trade। कि content creators का जो right है, ठीक है, वो जो carry on their trade, profession, etc., content creators के उस right का violation हो रहा है। And Article 14 also, that is, it is amounting to violation of right to equality as well। ठीक है, and the system allows unilateral takedowns without providing a hearing or remedy to the person who actually created the content। तो भाई वो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जस्टिस पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी, have you heard about the principle of natural justice? नेचुरल जस्टिस मतलब you will hear the other party ना। मेरे अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना चाहते हो तो मुझे सुन के आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो क्योंकि आप अपनी मर्जी से ऑर्डर पास कर देते हो विदाउट गिविंग दिस पर्सन अ चांस और अ हियरिंग एज वेल, दिस अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल। इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर पिटिशनर ने सहयोग पोर्टल को चैलेंज किया। गवर्नमेंट का कहना क्या है कि भाई ये चीज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रही है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट इज आर्ग्यूइंग दैट द रूल्स एंश्योर इंटरमीडियरीज एक्ट ऑन अनलॉफुल कंटेंट इन अ ट्रांसपेरेंट, प्रोपोर्शनेट एंड अकाउंटेबल मैनर। एंड जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने यहां पर यूटिलाइज किया है, वो उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट द कर्नाटका हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच अपहेल्ड द पोर्टल्स वैलिडिटी एज वेल। कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो वैलिड माना है इस पर्टिकुलर चीज को, तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकती है? बट देयर आर सर्टेन रिलीफ जो यहां पर पिटिशनर ने क्लेम करे। उन्होंने कहा है सहयोग पोर्टल इनवैलिड है एंड देयरफॉर द कोर्ट शुड डिक्लेयर द अमेंडेड रूल 3(1)(d)
as invalid. ठीक है, and उसके साथ साथ they want a clarification from the court that section 79 of the ITR does not confer the authority to issue the blocking orders, and इसके साथ साथ they demanded the court to forthwith disable and dismantle the Sahyog Portal and restrain the officers from bypassing section 69A procedure. But this particular matter is still pending in the court. Let's see मेरा आगे होता क्या है. ठीक है, so these are the two important topics from the last week. One was related to the marriage issue कि भाई क्या इंडिया के कोर्ट्स एक फॉरेन कोर्ट की डिग्री को रोक सकते हैं या फॉरेन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं. एंड द सेकंड इशू वाज द रीसेंट चैलेंज ऑफ द सहयोग पोर्टल. ठीक है, दोनों टॉपिक क्लियर हैं. ठीक, क्लियर गाइस? आया समझ में आया? क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो, ऑल राइट. सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीक. ठीक है, रेस्ट कोशिश ये करो, ठीक है, चाहे हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, whichever newspaper you are referring to, if you find any issue, any legal topic being discussed over there, ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है या मिसलेनियस लॉ से रिलेटेड है, उन सारे टॉपिक्स को मिस नहीं करना, उनको रीड करते हुए चलना. स्पेशली अबाउट दोज इशू जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर भी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड और यू विल रियलाइज कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स वर एक्चुअली रिलेटेड टू द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट. ठीक है, और एनीथिंग व्हिच वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रीड करते हुए चलो, कवर करते हुए चलो. ठीक है, रेस्ट बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही. तबियत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, है ना. बाकी अगर कोई इशू हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. रेस्ट आई सी यू सून, प्रीटी सून. ठीक है, तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, कीप स्टडीइंग एंड आई सी यू सून. ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.